दोस्तों नमस्कार। आज हम जो पर्यावरण की मैं सीरीज़ आपके लिए चला रहा हूँ, ये सीरीज़ में हम बात करने जा रहे हैं वायुमंडल और वायुमंडल की परतें। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है कि वायुमंडल और वायुमंडल की परतें, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें हम अब क्या क्या चीज़ें जानने वाले हैं, ये आपको समझना है कि क्या क्या चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको पता है कि वायुमंडल जो है, यदि पर्यावरण की बात करें तो उसका एक पार्ट होता है वायुमंडल, राइट, एटमॉस्फेयर। जैसे हमने हाइड्रोस्फीयर जलमंडल था, तो इसी तरीके से यहाँ पे जलमंडल था, स्थलमंडल था, लिथोस्फीयर था। तो यहाँ पे हम वायुमंडल की बात करेंगे। और ये क्यों मैं इसको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर है इसका पर्यावरण के अंदर, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान आप रखेंगे। देखिए, हम इसको शुरू करते हैं। तो पहले एक ओवरव्यू हम यहाँ पे जान लेते हैं कि क्या हम इसमें जानने वाले हैं। पहली बात तो एटमॉस्फेयर जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, राइट। उस जैसे फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो एयर है वो है क्या, राइट। वायुमंडल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वायु के बारे में जानते हैं हम कि वायु है क्या। फिर वायु में यदि कोई जो कुछ भी है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर, और जो यदि वो गैसेज हैं तो कौन सी गैसेज हैं, उनका परसेंटेज क्या है। प्लस उसके बाद थोड़ा सा बात हरित ग्रह प्रभाव की करेंगे। दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का, तो इसको भी मैं इसी में क्लियर कर दूंगा। और इसके बाद जब ये हम सब इतना कर ले, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये आई थिंक ये मैं आपको जब यहाँ पे वायुमंडल की परतें मैं आपको समझाऊंगा तो इसमें इस तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें मैं ये सारा कुछ, ये जो ओजोन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो भी मैं डिस्कस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वायु क्या है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ फालतू, यहाँ पे आपको सीधे ले जा रहा हूँ टॉपिक पे। और वायु क्या है इसकी बात करेंगे। देखो, वायु क्या है, सिंपल सी बात है कि हवा क्या है भाई। हवा है किसी जो गैसेज हैं, डिफरेंट टाइप्स की गैसेज हैं। और गैसेज में आप उसमें देखेंगे कि गैसेज के साथ साथ इसमें जो मेन गैस है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है, 78% नाइट्रोजन है। देन 21% ऑक्सीजन है, और 1% जो अदर गैसेज होती हैं। तो गैसेज होते हैं, लेकिन उसके अलावा डस्ट पार्टिकल होते हैं। जो गैसेज हैं वो कुछ आपको नीचे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा जब मैं आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल के साथ वाटर वेपर्स हैं, मतलब जिसको आप जलवाष्प कहते हैं। जलवाष्प के साथ साथ यहाँ पे धूल के कण। तो हाँ, ये यदि हम टोटली देखें तो जो वायु है, जो एयर है, वो किससे बना हुआ है, वो कुछ गैसेज से बना हुआ है, जिसमें कि डस्ट पार्टिकल का एक वो भी उसका एक कंपोनेंट है। और ये भी है कि उसमें वाटर वेपर्स जो होते हैं, जो जलवाष्प है, वो भी उसमें होती है। तो ये वायु है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, राइट। यहाँ हम चलते हैं, और जो गैसेज है उसमें जो हमने यहाँ पे देखा कि N2 जो है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। तो नाइट्रोजन इन सब का कुछ अहम रोल भी है, जीवधारियों के जीवन में इनका एक अहम रोल भी है। नाइट्रोजन क्या है, जो नाइट्रोजन है वायुमंडल की, वो सबसे ज़्यादा है। और इसको जो पौधे होते हैं वो नाइट्रेट की फॉर्म में, नाइट्रोजन से नाइट्रेट की फॉर्म में उसको बदलते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट्स के काम आ रही है। यहाँ पे O2 की बात करेंगे। आपको पता है कि ये रेस्पिरेशन के लिए जितने भी जीवधारी हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, जो O2 है। O2 दैट मीन्स ऑक्सीजन, राइट। CO2 की हम बात करेंगे। CO2 यहाँ पर क्या रोल कर रही है। CO2 देखिए, CO2 जितने भी CO2 हम रिलीज कर रहे हैं रेस्पिरेशन में, तो उनको प्लांट जो होते हैं, ग्रीन प्लांट, फोटोसिंथेसिस में उसका यूज कर रहे हैं। तो इस बात को आप समझ रहे होंगे। और CO2 का जो परसेंटेज है यहाँ पे 0.03%। या आप नोट रखेंगे इन चीज़ों को, खासकर 2-3 गैसेस का आप बिल्कुल नोट कीजिए कि नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या है, और ऑक्सीजन, और उसके अलावा CO2। तो ये कुछ गैसेज है जिसका हल्का सा आप माइंड में रखिए इन चीज़ों को। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि इनका जो एक सिंपल इम्पोर्टेंस हमने जाना, यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर जगह पूछा जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, तो पहले आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझिए। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के लिए देखिए, सूरज से जितने भी सनलाइट आ रही है हमारे पास, जितने भी सनलाइट
आ रही है, अर्थ पे जितनी आ रही है, उसमें क्या होता है, वो सनलाइट जो वो नीचे जब आती है अर्थ पे तो रिफ्लेक्ट होके वो बैक वहीं पे आसमान की तरफ चली जाती है, राइट, उस ऊपर की तरफ चली जाती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि हमारे जो चारों तरफ कुछ गैसेज हैं जो अर्थ के सरफेस के नज़दीक हैं, वो उसको क्या करती हैं, अब्जॉर्ब कर देते हैं। कुछ पार्ट तो उसका रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, लेकिन कुछ क्या हो रहा है, यहीं पर वो अवशोषित या एब्जॉर्ब हो जा रहा है। अब जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो क्या हो रहा है, उस एब्जॉर्ब होने से जो टेम्परेचर है अर्थ के सरफेस का वो बढ़ रहा है, राइट। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बढ़ने से वो जो वही टेम्परेचर का बढ़ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, राइट। उसी से, और ग्रीन हाउस इफेक्ट का सीधा सीधा जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे जो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है वो क्या पड़ता है। देखिए आज आप देखते हैं कि वैश्विक तापन जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि ग्लोबल वार्मिंग तो किससे हो रहा है, इसके लिए CO2 जो है और ये सब जो गैसेज हैं, यही जब एब्जॉर्ब करते हैं, तो जब पृथ्वी का जो तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, उसमें एक कांस्टेंट जो बढ़ोतरी हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है, जो एक ओवरऑल जो औसत तापमान है उसमें बढ़ोतरी, उसको हम वैश्विक तापमान कहते हैं। और ये पूरे विश्व पे इसका असर हो रहा है, केवल इंडिया पे नहीं, सभी देशों पे। अब इसमें हो क्या रहा है, जब तापमान बढ़ रहा है उससे, तो तापमान से पहली बात तो ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं। अब ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा, इस चीज़ को आप समझिए कि यदि ग्लेशियर पिघलते हैं तो क्या होने वाला है। ग्लेशियर पिघलेंगे तो जितना भी पानी है वहाँ से कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा। समुद्र में जाएगा तो क्या होगा, इससे वाटर लेवल बढ़ेगा, ओशन का वाटर लेवल बढ़ेगा, समुद्र का वाटर लेवल बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो उसके बाद क्या होने वाला है, फिर इससे क्या होगा, कहीं पर तो ऐसा होगा कि वो जो एरिया समुद्र के आसपास हैं वो डूब जाएंगे पूरी तरीके से। और कुछ एरिया ऐसा होगा कि जहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा। तो इससे जो बैड इफेक्ट पड़ेंगे वो सूखा, कहीं पे सूखा पड़ जाना, कहीं पे बाढ़ आ जाना। तो इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब उसके बाद एक अदर वो होता है कि इससे रेडिएशन का भी जो होता है वो खतरा होता है, क्योंकि इसमें गैसेस का ही रोल होता है सारा, तो इसमें रेडिएशन का भी खतरा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो इसका इफेक्ट एक पृथ्वी पे ही न पड़ के हर जगह पड़ता है। और आपको पता है कि इससे जो भी क्रियाकलाप यहाँ पे पृथ्वी पे हो रहे हैं उससे ओजोन लेयर को भी क्षति पहुँचती है। तो वो सब चीज़ें होती हैं और इससे ये इसके बैड इफेक्ट होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, कि जैसे सनलाइट नीचे आ रही है तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन कुछ पार्ट यहीं पे जो एब्जॉर्वेशन कर दिया जाता है, उसका अवशोषित कर दिया जाता है। और उससे क्या होता है, हमारे आसपास या पृथ्वी की सतह का जो है तापमान बढ़ता है। तो इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, राइट। अब हम इधर चलते हैं और आपको मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की, कि लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या कौन कौन सी होती हैं और इनका रोल क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ध्यान से कि लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की हम बात करेंगे तो आपको यहाँ नीचे से देखना है, सबसे लोएस्ट यहाँ से चलना है और ऊपर की तरफ आपको समझना है इस चीज़ को। तो देखिए ध्यान से, ये अर्थ है, ये आपको सबसे नीचे अर्थ दिखाई दे रही है। अर्थ में यदि अर्थ से थोड़ा ऊपर की तरफ जाएं या अर्थ से ऊपर की तरफ यदि उसकी बात करें हम 8 किलोमीटर, अराउंड 8 किलोमीटर, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो 18 किलोमीटर लिखा हुआ है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये क्षोभ मंडल कहलाता है। इसको हम ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, क्षोभ मंडल इसको बोलते हैं, राइट। तो इसको ध्यान रखेंगे कि 8 किलोमीटर यहाँ पे लिखा है 18, तो इसमें डिफरेंस को ज़रा थोड़ा समझ लीजिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे समझ लीजिए कि 8 किलोमीटर क्यों यहाँ पर है, यहाँ 18 किलोमीटर, ये सीधे क्यों नहीं है, इसका मैं डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। ये पृथ्वी के ध्रुव की बात है। यदि पोल्स की बात करें, हम पृथ्वी के ध्रुवों की बात करें, तो ध्रुवों पे इसकी जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और यदि आप भूमध्य रेखा की बात करें, पृथ्वी के बीचों बीच में एक भूमध्य रेखा होती है, ठीक है, जो पृथ्वी के बीचों बीच से एक ग्लोब में जो आपने देखा होगा, तो वो रेखा यदि वहाँ से बात करें तो जो ठीक उसके ऊपर उसकी जो ऊंचाई होगी अधिकतम वो 18 किलोमीटर अराउंड तक होती है। तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी में हर जगह पे 8 किलोमीटर है या हर जगह पे 18 किलोमीटर, ऐसा नहीं है, कहीं पर ऊपर नीचे है ये।
तो यदि पोल्स की बात करें तो यहाँ पे जो ध्रुव है उस पर 8 किलोमीटर, इतना याद रखिए आप। और ये क्या है, यहाँ पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई की बात हो रही है। क्षोभ मंडल दैट मीन्स ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर इसको बोलेंगे, जो अंग्रेजी टर्म है उसको भी आप साथ साथ में याद रखेंगे। अब ट्रोपोस्फीयर में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, पहले इसके बारे में जानते हैं। ये फर्स्ट लेयर है इसकी, और इस ट्रोपोस्फीयर में ये जो क्षोभ मंडल है वो क्या है। देखिए, जितनी भी मौसम संबंधी, अर्थ सामने है तो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, चाहे बादलों का गरजना है, वर्षा का होना, किसी भी चीज़ का, ये सब जितने आप देखते हैं, ये तो आप देखते हैं सारी चीज़ें, तो ये जो जितनी चीज़ें हो रही हैं ये सब क्षोभ मंडल में हो रही हैं। और इसमें ध्यान देंगे कि देखो, पहली बात तो सबसे निचली परत है, पहली बात कि पृथ्वी की सबसे निचली वाली यहाँ पे वायुमंडल की सबसे निचली परत है। दूसरा है कि मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसमें होती हैं। तीसरा है कि जलवायु परिवर्तन, यदि मौसम संबंधी घटनाएं हो रही हैं, डेफिनेटली मौसम चेंज हो रहा है, जलवायु संबंधी जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं वो इसी लेयर में हो रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और अब एक चीज़ और है यहाँ पे कि यदि आप क्षोभ मंडल से ऊपर की तरफ जाएँ तो जब आप 165 मीटर ऊपर की तरफ यदि जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है, दैट मीन्स कम होता है वो तापमान। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये क्षोभ मंडल एक यहाँ तक, ये मैंने पहली लेयर आपको बताई। अब उसके बाद थोड़ा सा क्षोभ मंडल के ऊपर की तरफ जाएं तो यहाँ पे हमें समताप मंडल दिखाई देता है। समताप मंडल नाम से ही पता लग रहा है, थोड़ा सा आपको हेडिंग्स को ज़रूर ध्यान में रखना होगा कि समताप मंडल क्या होता है। देखिए, समताप मंडल का मतलब समान, जिसका ताप समान होगा, दैट इज समताप। तो यहाँ पर क्या होता है, इस समताप मंडल में इसको बोलेंगे हम स्ट्रेटोस्फीयर। एंड स्ट्रेटोस्फीयर पे क्या होता है कि ताप समान होता है, और समान ताप होने के कारण इस पे यहाँ पे एक समान जब ताप होता है तो उसमें जो एरोप्लेन, यदि कोई पायलट एरोप्लेन ले जा रहा है तो उसको यहाँ पे आसानी होती है, ठीक है। तो वायुयान उड़ाने के लिए, एरोप्लेन के लिए बहुत ही अच्छी कंडीशंस यहाँ पे पाई जाती हैं तो समताप मंडल में। दूसरा, समताप मंडल की एक और खूबी है कि इसमें समताप मंडल में हमारी ओजोन लेयर, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। बार बार आपको बोलता हूँ मैं कि ये इंग्लिश टर्म आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर ही लिख के आ जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे। देखो, तो अराउंड ये मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए 8 से ये 50 किलोमीटर के आसपास का ये इसका एरिया होता है ऊपर की तरफ, और ये समताप मंडल कहलाता है। ओजोन लेयर इसी में पाई जाती है, ठीक है। अब ओजोन लेयर की जब बात कर रहे हैं हम, तो ओजोन में देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैंने आपको बता दी कि एक तो समताप बोलते हैं तो तापमान स्थिर रहता है। सेकंड, मैंने आपको बताया कि ओजोन लेयर इसी में पाई जाती है। तीसरा, मैंने बताया वायुयान उड़ाने के लिए जो अनुकूल दशाएं जो होती हैं, एक अच्छी कंडीशन जिसको हम बोलेंगे, वो यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। अब थोड़ा सा मैं आपको ले जाता हूँ ओजोन लेयर की तरफ, कि ओजोन लेयर के बारे में थोड़ा आप जानिए कि ओजोन लेयर क्या है। देखिए, एक बार नज़र डालेंगे कि ओजोन लेयर के बारे में कुछ जो फैक्ट हैं जो पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, इसी के लिए यूएनओ ने 16 सितंबर 1995 को पहली बार ओजोन दिवस वो किया, सेलिब्रेट किया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप, 16 सितंबर को हमेशा ओजोन दिवस होता है। और ये क्यों मनाएगा, क्या था इसका कारण। देखो, हुआ क्या था कि यहाँ पे 1987 में वहाँ पे एक समिट हुई थी जिसमें 16 सितंबर को यूएनओ ने क्या किया, और 45 अदर कंट्रीज़ थे, उन्होंने एक प्रोटोकॉल पे साइन किए थे। प्रोटोकॉल का मतलब ज़रा थोड़ा समझ लीजिए कि प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल का मतलब सीधा सीधा होता है रूल, नियम, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल का जो भी है नियम थे वो किससे रिलेटेड थे, वो थे आपके ओजोन लेयर से रिलेटेड। तो ओजोन लेयर से रिलेटेड उस जो नियम का पूरा जो दस्तावेज था, जो पूरा डॉक्यूमेंट था, उसको जो नाम दिया गया, वो उस प्रोटोकॉल को उसको बोला गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो आप ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है
ये आपके ओजोन लेयर से संबंधित है और ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और 1995 16 सितंबर ये सबसे पहले मनाया गया था और इसकी जो सहमति दी थी यूएनओ संयुक्त राष्ट्र ने दी थी, उसके साथ साथ 45 अदर देश थे उसके साथ जिन्होंने इसको साइन किया था उस वक्त। ठीक है, तो अब फिर हम इधर आ जाते हैं कि हम सेकंड पे जब समताप मंडल की बात कर रहे थे तो इधर समताप मंडल में हमने देखा कि ओजोन की हमने बात की यहाँ पे। तो ओजोन लेयर के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था, वो मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं, मध्य मंडल में चलते हैं। देखिए मध्य मंडल, अब मध्य मंडल का मतलब होता है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर 50 से 80 किलोमीटर के अराउंड इसका एरिया होता है। उसके ऊपर, किसके ऊपर? समताप मंडल के जस्ट ऊपर। ठीक है, उसके बाद जो ऊपर की तरफ देखें तो मध्य मंडल में क्या है, यहाँ पर होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं, जब आप 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। तो अब तापमान में क्या होता है, कमी आने लगती है, कमी आने लगती है। तो इस जगह पे हम जब जाते हैं तो ये तापमान बहुत ठंडा हो जाता है इस मंडल में। और इसमें ये बोला जाता है कि सबसे ठंडा जो है, जो यहाँ पर जो सबसे ठंडी लेयर है वो वायुमंडल की, वो कौन सी है? ये मेसोस्फीयर है। सबसे ठंडा रहता है यहाँ पे वातावरण और इसमें -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी तापमान रहता है। दूसरा, उल्का पिंड जलकर राख हो जाते हैं। अब देखो होता क्या है यहाँ पे कि इस उल्का पिंड यहाँ पर इस मंडल पे जब आते हैं ऊपर वाले आयन मंडल में तो यहाँ पे जलने लगते हैं। ठीक है, जो एस्टेरॉइड्स होते हैं, जितने भी एस्टेरॉइड्स होते हैं वो यहाँ पे तो जलने लगते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आ जाते हैं तो राख की फॉर्म बन जाती है उनकी। ठीक है, तो ये जिसको बोलते हैं हम राख, उसके फॉर्म में यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। तो ध्यान देंगे कि मध्य मंडल सबसे ठंडा यहाँ पे मौसम रहता है, सबसे ठंडा टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर रहता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें उल्का पिंड आके क्या हो जाते हैं, राख बन जाते हैं। अब हम इधर चलते हैं और बाह्य मंडल में चलते हैं। देखिए बाह्य वायुमंडल इसको बोला जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। इसमें हमेशा कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है कि इसको बोलते हैं थर्मोस्फीयर और मैंने साथ में क्या लिखा हुआ है, आइनोस्फीयर। देखो दो चीज़ यहाँ पे लिखी गई हैं, इसको आप ध्यान देंगे कि जो 80 किलोमीटर से ऊपर का एरिया लगभग 400 किलोमीटर तक, ये आपका जो कहलाता है ये बाह्य वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल तो ये भी है, लेकिन ये बाह्य वायुमंडल है, बाहरी वायुमंडल है। और बाह्य वायुमंडल में क्या होता है, जैसे मध्य मंडल से ऊपर की तरफ जाओ तो यहाँ पर गैसें आयनाइज्ड हो जाती हैं, आयनीकृत हो जाती हैं यहाँ पे गैसें, और इसको हम उसके साथ साथ आयन मंडल भी बोलते हैं, इसको हम आयन मंडल। तो लगभग ये बाह्य वायुमंडल जो है, इसके साथ जो गैसेस का एरिया होता है वहाँ पे आयनीकृत होती हैं सारी गैसें। तो ये जो है जितनी आयनाइज्ड गैसें हैं, इनका जो एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आयन मंडल बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि ये बाह्य वायुमंडल में ही आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है, कन्फ्यूजन। आप ये मतलब दोनों को आप सेम भी नहीं कह सकते कि दोनों सेम है। हम बोलेंगे कि दोनों सेम है तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से ऊपर जाते हैं तो कुछ एरिया पे गैसेज वो आयनीकृत रहती हैं, जिसको हम आयन मंडल बोलते हैं, लेकिन वायुमंडल आपका यहाँ तक है, तो दैट मीन्स दोनों एक साथ ही चल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे 400 किलोमीटर तक इसका एरिया होता है। यहाँ पर इसी आयन मंडल में सबसे जो बड़ी बात और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। जितने भी आप रेडियो चलाते हैं, मोबाइल चला, कोई भी चीज़ें, जो तरंगे जो ऊपर से टेलीविज़न चल रहा है तो किससे चल रहा है, वो कहाँ से आ रही हैं वो तरंगे, तो यदि परावर्तित होती हैं, यदि यहाँ से किसी ट्रांसपोंडर की तरफ जा रहे हैं वहाँ से परावर्तित हो रही हैं, तो कहाँ पर हो रहा है, ये सब काम यहाँ से हो रहा है आयन मंडल से। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियो तरंगे कौन से लेयर से परावर्तित होती हैं, तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ से उनका रिफ्लेक्शन होता है नीचे की तरफ, फिर धरती की तरफ, फिर कोई एंटीना उसको कैच करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना कि आयुमंडल क्या है। अब उसके बाद हम और ऊपर चलें तो यहाँ फिर क्या होता है कि ये एक्सोस्फीयर हो जाता है। एक्सोस्फीयर में क्या है, यहाँ पे इस जगह पे देखें हम, तो यहाँ पे हीलियम होती है, हीलियम, और प्लस यहाँ पे होती है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे होते हैं, हीलियम गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे सबसे ऊपर की जो परत है वो है। इसके बाद फिर क्या है, तो इसके बाद क्या होता है, अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। उसके बाद जो ऊपर स्पेस का एरिया है वो शुरू हो जाता है अंतरिक्ष का। तो ये हम यहाँ पर जो हमने पढ़ा
वो क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि भाई यहाँ पर जो वायुमंडल की जो लेयर्स हैं, वायुमंडल की बात हो रही थी, अंतरिक्ष की बात नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे वायुमंडल की जो लेयर थी वो क्या क्या थी, और ये मैंने उसके लिए आपको इसका डिटेल भी आपको बता दिया। और आप इसी फॉर्म में इसको याद रखिए, इसी फॉर्म में इसको याद रख सकते हैं कि कैसे है। यहाँ पर हीलियम, हाइड्रोजन है यहाँ। तो इसके साथ साथ एक चीज़ आपको ज़रूर करनी है, वो बार बार कह रहा हूँ मैं, कि आपको यदि ये नेम है तो ये बाइलिंगुअल दोनों इंग्लिश हिंदी में इसको याद रखिए, दोनों में। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देख लिए हैं एग्जाम्स में इधर उधर, तो वहाँ पर इस तरीके से आते हैं ये। तो ये इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि कौन सी गैसेस क्या क्या हैं। तो एक बार हम वैसे रिकॉल कर देते हैं कि आपने क्या क्या देखा। देखो, आपने देखा कि यहाँ पे जो एयर है वो है क्या, एयर में जो क्वांटिटी गैसेस की वो क्या क्या है, कौन कौन सी गैस किस क्वांटिटी में। फिर एक बार मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। फिर आपको यहाँ पे मैंने ये सारे लेयर्स के बारे में बताया। तो इनको आप यदि ध्यान से वो करें तो कुछ इसमें डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, लेकिन ये इतना है कि इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको हम बोलेंगे। विदाउट इसके ये कहीं भी आप जाएंगे तो इससे कुछ ना कुछ वो पूछ देता है, तो ध्यान रखेंगे इसका। और आई थिंक मुझे लगता है कि यदि आप इतना भी कर देते हैं तो वायुमंडल में और कुछ ज़्यादा क्वेश्चन इसके बचते नहीं हैं यहाँ पे, क्योंकि मेन ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और इसके अलावा ये जो बाकी चीज़ें मैंने डिस्क्राइब की वही होता है। तो ये आप इसको देख लीजिए जितना है, ठीक है। और इसके अब हम ऐसा इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ मैं। इसके बाद देखते हैं कि हम नेक्स्ट में फिर जो, क्योंकि मैं आपके सामने इम्पोर्टेंट ही, मैं बेसिकली आपके सामने जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं मैं उन्हीं को लाऊंगा। और यहाँ जितना भी हमने डिस्क्राइब किया ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि है, तो इसीलिए मैंने इसको पूरा अच्छे ढंग से एक एनालिसिस करके यहाँ पे लाया। इसके बाद भी जो इम्पोर्टेंट होंगे वही लाए जाएंगे, बाकी नहीं होंगे। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। और हाँ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको रिसेंट अपडेट समय पे मिलती रहे। थैंक यू।